Hello, everyone, and welcome to this breast cancer awareness session. I'm your host for this session, myself, Dr. Jyoti Jetwani, working as a palliative care physician in CanSupport. So, CanSupport is an NGO which is working for the palliative care. It is providing home-based palliative care, and we are the world largest provider of the home-based palliative care. So today we are having a session with Dr. Abhishek sir. He is an expert in this area. So what is more about cancer and the palliative care? We'll hear a word from the sir. Sir is the accomplished oncologist and palliative care physician. He is currently serving as a medical director of the Arunashray Institute of Integrated Medical Sciences. He holds MBBS degree, has done DNB in medical oncology, and he also earned various certification courses in palliative care, including NFPM. So, sir, over to you to bring us the awareness on the breast cancer and then later on to the palliative care. Welcome हेलो to you, sir. गुड इवनिंग। थैंक यू। ओके सर, ओवर टू यू। अब आप हमें कुछ जानकारी दीजिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और खास करके लोगों में ये कॉमन मिथ है या वो जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ औरतों में ही होता है। बिल्कुल सच्चा क्वेश्चन है ये। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में ही होता है, ब्रेस्ट कैंसर आदमियों में भी होता है। ब्रेस्ट बेसिकली एक बॉडी का टिश्यू है जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ग्रो करता है। फीमेल में क्योंकि बच्चे को बाद में फीड करने के लिए चाहिए होता है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा रहती है। मेल में क्योंकि ये काम नहीं करना होता और हार्मोन इस्ट्रोजन इतना ज़्यादा नहीं होता तो मेल में वो रूडिमेंट्री रहता है। पर क्योंकि एक टिश्यू है तो इसमें ये अब चेंजेस आ सकते हैं। फीमेल्स में क्योंकि ज़्यादा ग्रो करता है इसलिए ज़्यादा चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फीमेल कैंसर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हाँ, पर मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो मतलब मेल में भी मेल ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। मेल ब्रेस्ट कैंसर होता है, जी बिल्कुल और होता है। इसकी और सर सेम जेनेटिक फ्रीक्वेंसी। पैटर्न फॉलो करता है। सॉरी, और सेम जेनेटिक पैटर्न फॉलो करता है। जैसा हम एक फीमेल के लिए स्क्रीनिंग का प्लान बनाते हैं वही सेम प्लान मेल के लिए भी बनाना पड़ता है। और स्क्रीनिंग टेस्ट और बाकी सारी चीजें भी अप्रोक्स सेम हैं। जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी दोनों के लिए सेम। सो सर, जैसे हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात करते हैं फीमेल में आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स स्पेशली, तो क्या ये प्रोटोकॉल मेल को भी फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। इवन जो मेमोग्राफी होती है वो मेल्स की भी होती है। उसके बाद सोनोग्राफी होती है वो भी दोनों के लिए कॉमन है। एमआरआई ब्रेस्ट जो है वो भी दोनों के लिए कॉमन है। और अगर हम एक प्रपोर्शन देखना चाहें कि कितने चांसेस हैं कि मेल में कंपेयर टू फीमेल ब्रेस्ट कैंसर होने के, फ्रीक्वेंसी अगर क्लिनिकली हम। जैसे हमारे पास पेशेंट, जैसे मैं अपनी बात करूं, 10 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो आज तक मैंने कुछ 10 या 12 मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स देखे होंगे। और फीमेल डेली 12-15 पेशेंट्स हमारे कीमो पर चल रहे होते हैं। तो ऐसे प्रोपोर्शनल वाइज बनाएंगे तो 100:1 या 100:2 का रेशियो बना सकते हैं। अब क्योंकि मेल्स में उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक हिस्ट्री है या बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर है तो ही एक सिनेरियो बनता है कि मेल ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है। प्लस एक दिक्कत ये भी होती है कि अगर मेल में ये डेवलप होता भी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग बताते नहीं है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ शेम कि आप बताओ कैसे कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। हम्म। हाँ जी सर। तो ये दिक्कत भी वैसे आती है। हाँ जी, बिल्कुल। सर, तो ये जब ब्रेस्ट कैंसर इतना कॉमन है तो क्या कुछ तरीके, क्या कुछ चीजें जिससे जो आप हमारे ऑडियंस को बता सके कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सके? बहुत सही बात। प्रिवेंट कैसे कर सकते एक्चुअली? कैंसर में प्रिवेंशन इज एवरीथिंग। क्योंकि एक बार डायग्नोसिस हो गई तो फिर जो लूप ऑफ वॉर चलना है वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो कोई नहीं जानता। हम बोलते हैं अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ, पर डिटेक्ट हो गया उसके बाद की बात है। पर अगर प्रिवेंट कर लें, होने ही ना दें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कैंसर के कॉज में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हेरिडिटरी या जेनेटिक्स पे डिपेंड करती हैं। आप उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं वो हैं। यू कैन चेंज देम। तो जो घर की हिस्ट्री चल रही है, अगर वो घर में हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स हैं, तो यू कैन चेंज कि हाँ वो एक। पर वो आपको सिर्फ हाई रिस्क में काउंट में लाते हैं। डजेंट मीन कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको कैंसर होगा ही होगा। जैसे मैं अपने खुद की घर की हिस्ट्री बता दूं, मेरे दो मौसियों को ब्रेस्ट कैंसर रहा है। मेरी एक और मौसी है और मम्मी है। जरूरी तो नहीं है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो, पर हाँ दे आर एट हाई रिस्क। तो ऐसे लोग जो पता है कि वो हाई रिस्क में हैं, या उनका बिहेवियर जो है कि एज ज़्यादा है, रेडिएशन का एक्सपोजर रह चुका है, या जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी वेस्टर्न टाइप अगर बोलना चाहिए, कहना चाहिए, अल्कोहल यूज ज़्यादा है, स्मोकिंग ज़्यादा है, तो ये लोग ज़्यादा प्रोन है कि इनको कैंसर में तब्दीली हो सकती है। तो इनके लिए क्राइटेरिया बने हैं कि हमको पीरियोडिकली स्क्रीन कराना है। अगर जरूरत पड़ती है तो मेमोग्राफी खुद से एग्जामिन करना है, मेमोग्राफी कराना है। जरूरत होती है तो सोनोग्राफी करवानी है या फिर एमआरआई करवानी है।
दूसरी चीज लाइफ स्टाइल। ठीक है सर, लेकिन जैसे आपने बताया कि डिटेक्ट हो ही ना, इसलिए हमें प्रिवेंशन करना है। बट मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊंगी कि व्हाट इफ, कि अगर किसी को डिटेक्ट हो गया तो अब क्या, या डिटेक्ट होने के बाद हम ये बोलें कि जो डिटेक्शन केस है वही हमारी कंट्री में इतना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस आर डिटेक्टेड ओनली एट द स्टेज 3 and 4 ऑफ द कैंसर। तो हम इसको कैसे अर्ली आपने डिटेक्शन पे कभी लाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी अपने यहाँ इंडियन सिनेरियो में चीज सुनी होगी, अगर टेस्ट कराए और सारे टेस्ट नॉर्मल आए तो आदमी ये बोलता है पैसे बर्बाद हो गए। हाँ जी। ठीक है ना। तो अब अगर आपने टेस्ट कराया है तो वो पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो मतलब का है। अदरवाइज वो कराने का पैसा बर्बाद हो गया और बहुत सारे इश्यूज। सेकेंड थिंग जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिनको लगता है कि दे आर एट हाई रिस्क, वो लोग टेस्ट कराने जाते ही नहीं। उनको ये डर है अगर हम टेस्ट कराने गए और टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो व्हाट इफ, तब हम क्या करेंगे। तो इस चक्कर में भी हमारा डिटेक्शन रेट कम चलता है। और जब तकलीफ बढ़ जाती है, ब्रेस्ट में बड़ा सा लंप फील होने लगता है, या वो स्किन को इरोड कर चुका होता है, या कोई डिस्चार्ज आ रहा होता है और पेन हो रहा होता है, तब फिर जाके वो प्रेजेंट करते हैं, जाके बताते हैं कि हमारे पास ये दिक्कत हो रही थी। तो जो आपने कहा डिटेक्शन के लिए क्या करना है, डिटेक्शन के लिए लोगों को समझाना है। दूसरा काम, फीमेल्स स्पेशली जो थोड़ा सा लोअर बैकग्राउंड की हैं या कम पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीजें ये ओपनली बात नहीं करते। मतलब फीमेल टू फीमेल भी इवन अगर बात कराना चाहोगे, एक लेडी डॉक्टर को बैठा दो और वो भी बात करे, तो भी शायद उतना ओपन कन्वर्सेशन नहीं हो पाता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो शाइनेस है उसकी वजह से भी चीजें अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाती। तो अब और पता कराना है तो वी हैव टू, इस वॉल को हमें तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, तो दैट कम्युनिकेशन बेटर हो, तो लोग इस पे ज्यादा ध्यान दे पाए। क्योंकि कैंसर हम्म। में आजकल एक चीज है, अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ। आपका स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर कैंसर ब्रेस्ट का है, वी आर मतलब हम सीधे कहते हैं कि हम लिख के देने को तैयार हैं कि हाँ, हम निकाल लेंगे बाहर, आपको ठीक हो जाएगा सब कुछ। स्टेज 3 इज डाउटफुल, वो किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकती है। फॉर द स्टेज 4 पेलिएशन इज द थिंग कि अभी हम एग्रेसिवली ट्रीट कर रहे हैं। हमें भी पता है अगर मल्टीपल साइट्स में मेटास्टेसिस जाएगी तो वी हैव टू मैनेज। Sir, as you जी। mentioned the word palliation, so I want to ask कि because you are oncologist, you are detecting new cancer cases every day. You are doing radiotherapy and everything to save cancer patient. तो अपार्ट फ्रॉम उनके फिजिकल सिम्टम्स, क्या उनकी मेंटल स्टेट रहती है, कैसे वो पूरा कोर्स ऑफ जर्नी को कंप्लीट करते हैं? अब जैसे मैं बाहर का एग्जांपल नहीं दूंगा आपको, आपने बिल्कुल सही बात पूछी कि ये चीजें कैसे जाती हैं। तो होता ये है कि जो जनरल प्रैक्टिस है, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, उसमें सीधा रहता है कि वंस यू गॉट ए रिपोर्ट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी दिस इज मलिग्नेंसी, आप वहीं आधे लोग खत्म हो जाते हैं कि अब तो पेशेंट गया मेरा। अब वहां से उस निगेटिविटी को कैटर करना, फिर उसको न्यूट्रलाइज करना, देन उसको सपोर्ट देना पेशेंट को, उसके फैमिली मेंबर्स को, कि भाई द थिंग्स व्हाट इज वी आर गोइंग टू मैनेज। वहां से चीजों को आगे बढ़ाना, आई थिंक कि वहां से पेशेंट एंड केयर गिवर्स को फिजिकल सपोर्ट भी चाहिए, मेंटल सपोर्ट भी चाहिए। So do regular exercise and healthy diet can help preventing cancer, or maybe does not? Okay. As per as the literature, this is a healthy lifestyle, and it is mentioned everywhere that early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. So I can say yes, healthy lifestyle, a good healthy diet with the protein, with a balanced diet is, and regular exercise are good for every human being, and they are protective for cancer. Okay. And so, are there some vaccination or vaccine, I mean, which can prevent these kind of cancer, for breast cancer especially? Vaccines are available for cervical cancers. These are for HPV specific viruses. For Mm-hmm. breast cancer, as such, there is no particular vaccine in the market to be particularly, we can say that it can prevent breast cancer. So that's why we are focusing more on screening part, for more on early detection part, because we can't prevent these things. We have no vaccine for this, and breast cancer is a systemic disease. वही जो मैंने आपको अभी बीच में बताया कि स्टेज 1 और 2 में वी आर श्योर दैट वी कैन हेल्प द पेशेंट इन द मोस्ट पॉसिबल वे। स्टेज 3 द डाइसी वन, एंड फॉर स्टेज 4 वी आर गोइंग फॉर पिलिएशन। तो इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस 1 और 2, इट वी कैन क्योर द डिसीज इवन। So, what could be the symptoms of this breast cancer? I mean, okay, I'm having these symptoms, then I should rush to my doctors.
I mean, what can could be the general symptoms of the breast cancer? Particularly if a lady presents with a breast lump, either painful or painless, Okay. uh, any lump in the axilla, Hmm. armpit, any discharge from the breast, either bloody discharge or watery discharge, which is continuous, history of weight loss, severe back pain, headache, all these should be considered if they are in a common platform कि headache भी है, breath lump भी है, bone pain भी हो रहा है, तो this type of lady should consult a doctor कि हमें एक lump की complaint है और हमें ये दिक्कतें भी हैं, we have to go for examination. Ideally ये बनाया गया अगर menstruating lady है तो डे 7 to डे 10 के बीच में उसको एग्जामिन करना चाहिए अपनी ब्रेस्ट को. इवन ये हर लेडी के लिए बनाया गया है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कि आपको मिरर के सामने अपने को पोजीशन करना है, दोनों ब्रेस्ट की साइजेस देखनी है, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, दोनों को पाल्पेट करके देखना है, कोई एबनॉर्मलिटी तो फील नहीं हो रही है. अगर फील हो रही है यू हैव टू कंसल्ट समवन. उसके आगे उसकी मेमोग्राफी करानी है, सोनोग्राफी करनी है या एमआरआई के लिए जानना है, वो एक फर्दर डिसीजन प्रोसेस. तो पर हाउ लॉन्ग, एज यू सेड कि ये सिम्टम्स होने चाहिए, पर कब से कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस सिम्टम्स फॉर सो मेनी डेज तो मैं जाऊं, और अदरवाइज आई आई जस्ट टेक मेडिसिन, जो यूजुअली हमारे इंडिया में प्रैक्टिस है कि ओके मेरे को ये पेन हो रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग पेन किलर्स एंड देन गो टू द बेड, नथिंग. बट कब, कितने टाइम से ऐसा ये पेन होना चाहिए, कितने टाइम से ये सिम्टम्स मेरे लिए क्रॉनिकली है? देखिए मैम, ऐसा है जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें सीधा सा है कि 1 ग्राम ऑफ सेल बनने के लिए अगर सेल टिश्यू है तो वो इट कंटेन्स 10 to the power 9 सेल्स. 1 ग्राम अगर छोटा सा चीज अपने हाथ में आ रही है तो उसमें 10 to the power 9 सेल्स हैं ऑलरेडी. तो हम्म. इफ यू आर सेइंग कि एक बड़ा सा लम्ब मुझे पाल्पेबल हो रहा है तो इतनी बात तो हम्म. पक्की है कि उसमें कितने ज्यादा सेल्स होंगे. अगर 1 ग्राम के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, अगर वो 20 ग्राम का है तो खुद ही आप हम्म. 20 into 10 to the power 9 सेल्स हैं उसमें, एंड दीज आर एबनॉर्मल सेल्स. तो ये टाइम ड्यूरेशन का तो सीन ही नहीं है कि इतने दिनों से है तो मुझे जानना है. आपको द डे यू फील द लम्ब प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर. ओके. एंड टेक्निकल एग्जामिन. if I'm not feeling lump, but I'm feeling the symptoms, कि I'm having headache or I'm having backache or maybe just some periods issue or my some hormonal imbalance, तो भी मुझे डॉक्टर पे कंसल्ट करना चाहिए? आई बिल्कुल मीन करना मे बी. चाहिए मैम, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ये हेडेक एंड बैकएक आर साइंस ऑफ एडवांस डिसीज. मोस्टली प्रेजेंटेशन में लंप पहले मिल जाता है, एडवांस डिसीजेज में ये चीजें मिलती हैं. कई बार ऐसा होता है लंप इज वेरी स्मॉल एंड द लेडी हैज ब्रेन मेटास्टेसिस. हम्म. दैट्स व्हाई मैंने कहा अगर साइमल्टेनियसली सारी चीजें हैं तो यू हैव टू कंसल्ट इमीडिएटली. वेट करने की जरूरत ही नहीं है, ड्यूरेशन का कोई सीन नहीं है. जिस मोमेंट आपको लगा कि ऐसा कुछ सीन बन रहा है. हाँ, कई बार मेंसेस में लोगों को होता है, एक बार ये डराने की बात नहीं रखना चाहूंगा, मेंसेस में होता है कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, ब्रेस्ट हैवी होती है, उसमें हेडेक होते हैं, थोड़ा सा नॉशिएटेड भी रहते हैं. ये एक टाइम ड्यूरेशन पता होता है कि इस टाइम पे या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड में उसको ये दिक्कतें हो रही हैं या किस पर्टिकुलर सिनारियो में हो रही हैं, तो वो वॉच पे रख सकते हैं. पर अगर ये एबनॉर्मली किसी को एकदम से डेवलप हो गया है तो इट्स बेटर टू कंसल्ट समवन अनलेस प्रूवन नेगेटिव कि ठीक है आपको ये नहीं है, बाकी कुछ भी होगा तो कैंसर के अलावा कोई भी बीमारी होगी तो मेरे को लगता है बेटर ही है. माइक हेडेक तो माइग्रेन में भी होता है. हम्म. सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन लेना चाहूंगी जो बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर का, कि रेडिएशन एक्सपोजर भी आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर, क्या वो हमें ब्रेस्ट कैंसर, आई मीन कोई भी कैंसर कॉज कर सकता है क्या? एक बार का एक्सपोजर मैटर नहीं करता, अमाउंट ऑफ एक्सपोजर मैटर करता है, प्लस क्यूमुलेटिव एक्सपोजर कितना हुआ वो मैटर करता है. आप एयरपोर्ट जाते हो साल में कितनी बार जाते हो? हम्म. फाइन. ठीक है. तो मोबाइल के रेडिएशन की बात आती है, ये एक जरूर माना जा रहा है, आजकल रिसर्च भी चल रही है कि मोबाइल का जो रेडिएशन, क्योंकि मोबाइल तो 24 घंटे मतलब 24 into 7 into 365 डेज आपके साथ में है, बाथरूम में साथ में, सो रहे हो साथ में, हर जगह साथ में. तो उसके एक्सपोजर पे जरूर अभी उसकी डोज और एक्सपोजर पे स्टडीज चल रही हैं. पर एज सच जैसे एयरपोर्ट की बात करिए उसका मैंने आंसर दिया आपको. मोबाइल के एक्सपोजर पे हाँ ऑब्वियसली बात है, रेडिएशन एक्सपोजर तो है. और ये बात भी है कि जैसे जैसे अपनी टेक्नोलॉजी और बढ़ती जा रही है ये एक्सपोजर और बढ़ता जा रहा है. मतलब कभी कम से कम ये होता था मोबाइल हम कान मिला के बात करते थे तब जाता था रेडिएशन का अगर कहीं क्लोज आ गया. अब जो ये वायरलेस डिवाइसेस आ गए हैं उनसे ये चीजें और बढ़ गई हैं. तो ऑब्वियसली रेडिएशन उधर इज अ रिस्क, बट वो डिपेंड करता है कि टोटल क्यूमुलेटिव डोज कितनी पहुंच रही है. सिमिलरली एक्सरे और सीटी स्कैन के टाइम पे भी ये बात आती है. तो सीटी स्कैन के लिए तो खुद हम मेडिकल पैटर्निटी ही कॉन्शियस रहती है क्योंकि उसमें डोज थोड़ी ज्यादा होती है. तो हम एक्सरे प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर सीटी
अगर नहीं जरूरत है तो हम एक्सरे से काम चला लें, सीटी ना कराएं, या कराना है तो फिर एमआरआई के लिए जाएं, पर सीटी फिर भी अवॉइड करते हैं। फिर भी अगर एक राउंड सीटी हुआ है या 2 बार सीटी हुआ साल भर में, इट्स नॉट इनफ डोज टू टर्न द बॉडी सेल्स इनटू मैलिग्नेंसी। ओके, अमाउंट सो अमाउंट मैटर्स रादर देन, हाँ, एग्जैक्टली। सर, जो हम ऐसे पेशेंट है, अब हम अपने कोर टॉपिक पे आते हैं, पेलिएशन पे। जो हमारे पेशेंट ऐसे आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि हाँ, वी कैन नॉट क्योर देम बट वी कैन प्रोवाइड पेलिएटिव केयर। सो क्या ऐसे पेशेंट भी आपके पास आते हैं? क्या ऐसे पेशेंट्स को भी आप मैनेज करते हैं? मैडम, इंडियन सिनेरियो में ज्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं, मतलब अभी मैं 3 हॉस्पिटल्स का आपको एग्जांपल देता हूँ। एक भोपाल में, जहाँ मैंने जब ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया जीएमसी भोपाल से, तो अब मुझे ये चीज समझ में आई कि भोपाल या जो सेकेंड ईयर सिटीज हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ डिसीज इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू द गुड़गांव और दिल्ली टाइप ऑफ सिटीज। तो वहां पे अर्ली प्रेजेंटेशन के केसेस मिलते हैं, स्टेज 1। मतलब मैंने अपनी लाइफ में पहले, जब तक मैं वेदांता नहीं गया था, मैंने स्टेज 1 ब्रेस्ट का पेशेंट नहीं देखा था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वहां पे इतनी अवेयरनेस है गुड़गांव दिल्ली में कि लेडीज गो फॉर अ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग, मेमोग्राफी कराते हैं, सोनोग्राफी करवाते हैं, उसमें वो अर्ली डिटेक्ट हो जाता है। वो मैं जो आपको सेल की साइज बता रहा हूँ, अगर सेल की साइज बहुत छोटी है तो वो पाल्पेबल ही नहीं है, पर हाँ, वो हम्म। मेमोग्राफी और स्क्रीनिंग में मिल जाएगा। दैट्स वाई मेमोग्राफी इज इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ जो छोटे शहरों का सिनारियो है, यहाँ पे तो इतना बड़ा लंप लेके आते हैं, डेट टू मेटास्टेटिक, तब वो प्रेजेंटेशन में आते हैं। तो यहाँ के सिनेरियो में ज्यादातर पेशेंट तो पेलेटिव इंटेंट के ही होते हैं। इवन मैं अपनी फाइलों में कल काउंट करा रहा था, तो आउट ऑफ 174 फाइल्स मेरे पास सिर्फ 7 फाइल्स थी जिसमें मैंने क्यूरेटिव इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट लिखा था। बाकी सारे के सारे पेलेटिव थे। मतलब ये अलग अलग बहुत डिसीज बड़ा। थी, तो बाकी सारे के सारे पेलेटिव इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट पे थे। तो हम्म। सिनारियो वाइज मैटर करता है। हाँ, पर जो दूसरी बात आपने पूछी कि जो पेशेंट की मेंटल स्टेट रहती है, तो मैम एक आपको बात बताता हूँ जो मुझे अभी तक समझ में आई। लिटरेसी मैटर्स। मतलब गांव की जो लेडीज रहती है ना, उन्हें ये पता ही नहीं रहता उनको बीमारी क्या है। ट्रू सर, ट्रू। ठीक उन्हें है ये ना, भी नहीं तो पता कि वो कीमो से जा रही है कि रेडियो चल रहा है, तो उनको नहीं पता होता कि वो उनको क्या नहीं पता है। होता। और घर वाले का अपने यहाँ जो एक कोल्यूजन वाली चीज आती है, घर वाले बताते भी नहीं है। मतलब हमारे गांव की जो लेडीज आती हैं, लिटरली वो घूंघट डाल के आती हैं, सारी उसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं उसके साथ जो मेल मेंबर होता है, चाहे बेटा होता है चाहे हस्बैंड होता है, वो पूरा का पूरा बताता है। और उसके बाद फिर अलग से बात करनी पड़ती है लेडी से कि मैडम आप बताओ अम्मा क्या दिक्कत हो रही है, उसके बाद से फिर हम आगे बात करें। तो द प्रेजेंटेशन और जो पेशेंट प्रोफाइल है वो काफी अलग हो जाता है। सिमिलरली फॉर द पेलिएटिव थिंग्स, हमारे पास लोग को जब पता ही नहीं कि उन्हें बीमारी क्या है, तो हम उन्हें काउंसिल क्या करना है। हम्म। तो यहाँ पे अलग इश्यूज आते हैं। सबसे बड़ा कोलिजन का इशू आता है कि फैमिली हम्म। अलाउ ही नहीं करती कि आप उसे कुछ बताओ। सर, एक बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, हमने आपका ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया। सर, मैं इस बात पे आपको एक बार चाहती हूँ बोलने के लिए कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये आप हमारी ऑडियंस को बताएं। वुमेन को कितने बार ये करना चाहिए, कितना टाइम इसमें लगता है, और ये कैसे होता है? एनी वुमेन फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, आपको मेंसेस के 7th डे to 10th डे के बीच में, अगर फिजिबिलिटी है, तो मिरर के सामने दोनों ब्रेस्ट एक साथ साइज वाइज, सिमेट्री वाइज ऑब्जर्व करने चाहिए। देन पाल्पेशन के मेथड्स होते हैं, वो हम नर्सिंग स्टाफ के थ्रू या बाकी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको सिखा मे देंगे। बी यू कैन यूज योर और 3 फिंगर्स, आप कर सकते हो इसके यस, यू साथ। यूज योर 3 फिंगर्स। आपको पाल्पेट करके देखना है, पहले साइड से, सामने से, नीचे से। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन मतलब ब्रेस्ट साइज जैसा भी है, अगर 3 में हो रहा है तो ठीक है, 4 करने हैं तो आप 4 भी कर सकते हैं। एंड यू हैव टू पाल्पेट द होल ब्रेस्ट सिमेट्रिकली, आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देन यू हैव टू पाल्पेट योर एक्सिला आल्सो, कि वहां पे कोई आपको एबनॉर्मलिटी तो फील नहीं हो रही है। कई बार होता है वहाँ स्किन टाइट हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सिली हेयर्स, कोई छोटा हम्म। फोड़ा हो जाता है, तो वो एक अलग सिनेरियो है। पर अगर कोई मास फील हो रहा है, लिम्फ नोड फील हो रहा है, तो मेडिकल जो भी फेटर्निटी है उसको कंसल्ट कराना चाहिए। एंड हाउ फ्रिक्वेंटली? एवरी मंथली, हर एवरी मंथ। ईयर को करना है टिल द एज ऑफ 60। इवन हम्म। 60 तक की तो गाइडलाइन है, मेमोग्राफी सोनोग्राफी इंक्लूडेड है साथ में। तो हम्म। एनुअली अगर आप हाई रिस्क हैं तो आपको इवन एमआरआई ब्रेस्ट भी कराना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क है, हाई रिस्क की एक डेफिनेशन है कि फैमिली हिस्ट्री है, अर्ली एज हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है 2-3 मेंबर्स में, प्लस अर्ली किसी को, जैसे आपकी मौसी या किसी दीदी को हुआ है, तो लेस देन एज ऑफ 40 ईयर्स किसी को ब्रेस्ट कैंसर घर में रह चुका है किसी फीमेल को, तो जो दूसरी बहन है उसकी या मौसी को हुआ था, तो जो नीस है उसकी, उसको हाई रिस्क में काउंट होता है। तो इनको ज्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन और टेस्टिंग की जरूरत है।
तो मीन्स हर मंथ, मतलब हर औरत को एवरी मंथ दे शुड एग्जामिन देयर ब्रेस्ट, हाँ, डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। दैट इज, ऑल्दो अभी आ रही है कि सेल्फ एग्जामिनेशन उतना एफिशिएंट नहीं है, पर स्टिल जहाँ कुछ नहीं हो रहा वहाँ कुछ तो करने से बेटर, हमें, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इशू है हमारे साथ में इंडियन सिनेरियो। maybe this could be a take home message for all our listening audience. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, हमें इतनी जानकारी दी, एंड इतना अच्छा एक सेशन हमारा हो पाया on breast cancer awareness. Thank you so much for your time and your resource from Can Support, sir. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।